इस समय मैं चितवन के घने जंगल में से गुजर रहा हूँ। वाइल्ड सेंचुरी है ये। यहाँ गैंडे, बाघ ये सब है। गवर्नमेंट ने जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं। गैंडों के लिए जगह मशहूर है और बाघ के लिए चितवन नेशनल पार्क। बिल्कुल घना जंगल है, देखो आप। ये घना जंगल है चितवन का। और आगे चढ़ाई देख लो। अब इस चढ़ाई पे मुझे पैदल पार करनी होगी ये घने जंगल को। ये मशरूम है यहाँ पे, ये जंगल में उगती है। जंगल है सारा, ये जंगल में कहीं उगती है मशरूम। तो ये मशरूम लेकर के इसको बेचते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं इसको नेपाली भाषा में? चाऊ। चाऊ, चाऊ बोलते हैं। हमारे यहाँ मशरूम है पर इस शेप की नहीं होती, हमारे यहाँ दूसरे शेप की होती। कि सावधान, ये वन्य जंतु का इलाका है। ख़ास तौर पे गेंडे और बाघ, ये बोर्ड लगाया हुआ है, आप ये देख रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ चढ़ाने तो मेरी साइकिल की स्पीड बहुत ही कम रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज डे 4 है, जो आपने देखा होगा अभी। इसमें मैंने बताया था, जैसे कल मैं नारायण घाट पहुंचा और मैंने वहां पर घाट पे थोड़ा घूमा फिरा। शाम के टाइम वहां आरती हो रही थी, जैसे गंगा आरती होती है उस टाइप की। वो जो त्रिशूली नदी थी वही आगे जाके अब उसका नाम नारायणी नदी हो गया है। और वहाँ पर फिर थोड़ा सा विज़िट वगैरह किया मैंने। उसके बाद वहाँ पर होटल तिरुपति में मैंने 1000 रुपये में कमरा लिया। मेन रोड पर ही है, नारायणगढ़ में, बिल्कुल रोड हाईवे के ऊपर, नदी के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में ही। तो वो एक धार्मिक स्थान भी है, जैसे जैसे हमारा हरिद्वार है उस तरह का है वो नारायणगढ़, नारायण घाट। तो वहाँ पर बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट हुआ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आज बताऊंगा। क्योंकि कल रात को मैं नारायणगढ़ में पहुँचा और मैंने वहाँ पर वो होटल त्रिशूली में कमरा लिया। और मैं नहा धो रहा था अपना, कुछ नहा धो करके कपड़े वगैरह जो धोने थे वो धोए और कुछ समेट समाट के मैं मतलब सो रहा था। अचानक रात को कुछ 12:30-1 बजे के आसपास डोर नॉक हुआ। क्योंकि होटल था, नीचे रेस्टोरेंट था, तो वो रेस्टोरेंट में साइकिल कहाँ पार्क करे। तो दिन में तो साइकिल मतलब शाम को मैंने बाहर ही पार्किंग में रखी, जो होटल के आगे। उसके बाद रात को उन्होंने कहा जब हम बंद करेंगे ये रेस्टोरेंट तो हम ये साइकिल को अंदर कर देंगे या आपको बता देंगे, आप कर देना। तो मैंने वो साइकिल अंदर कर दी रेस्टोरेंट एरिया में, जब उन्होंने क्लोज़ किया वो 11-12 बजे जो भी टाइम था। तो क्योंकि मेरे को साइकिल का बड़ा ध्यान रखना होता था। साइकिल पर काफ़ी कुछ, जैसे कुछ गैजेट थे, गियर छिड़ देता है कोई, कई बार कई चीज़ें दिक्कत हो जाती है। तो रात को 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 के बीच में एक डोर नॉक हुआ। और मैंने कहा यार रात को 1:30 बजे कौन मतलब मेरा दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मैंने बड़े असमंजस के साथ दरवाज़ा खोला तो एक होटल का स्टाफ था और उसके साथ एक व्यक्ति और था, यंग लड़का ही था। और उसने कहा कि हमने वो आपकी साइकिल देखी, उस पर बोर्ड लिखा हुआ है कि आप काठमांडू से दिल्ली जा रहे हो। और काठमांडू से दिल्ली जा रहे हो और हम लोग बड़े हैरान हुए कि मतलब आप साइकिल से जा रहे हो काठमांडू से, यहाँ तक आना कितने पहाड़ पार करने होते हैं। और कीप इट अप और गुड लक, ऑल द बेस्ट वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने बोला। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 से 4 मिनट ही लिए होंगे उन्होंने मेरे। और उन्होंने सॉरी भी बोला कि हमने आपको डिस्टर्ब किया है। और वो मुझे ये कोक की बोतल दे के गए कि आप ये प्लीज़ हमारी तरफ से, आप मेरी तरफ से आप ये रखो। तो सोचो आपको कैसा लगता होगा कि मतलब आप जा रहे हो और कोई आदमी आता है आपको होटल में, वो एक
आपके साथ आपको थैंक यू बोल रहा है, मतलब थैंक यू मीन्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है आपको, और वो बड़ा मतलब उस समय एक बड़ा भावुक मोमेंट हो जाता है। और ये अभी शुरुआत थी मेरे लिए साथ, ये पहला इंसिडेंट हुआ था। इस बीच में रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती चाय वगैरह पिलाई कि नहीं नहीं आप हमारे साथ चाय पियो, या मैं कहीं पे रुक के चाय पी रहा हूँ। तो कई जगह ऐसा हुआ था कि जो लोग वहाँ थे उन्होंने बातचीत करी और अपने साथ साथ मेरा भी चाय वाय का बिल दे दिया। ऐसा होता था छोटे मोटे। ये रात को 1 बजे आना, और वो मुझे रात को मुश्किल से मुश्किल उन्होंने 2 से 3 मिनट बात करी और मुझे वो कोक की बॉटल दी कि ये आप प्लीज़ हमारी तरफ से आप लो, और वो चले गए। बड़ा अच्छा लगा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। उसके बाद रास्ता बड़ा कठिन था, ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, या कुछ वीडियो मेरे को मिल नहीं पा रहे। तो वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दूंगा आप उसमें देख सकते हो, और वीडियो के एंड में मैं अक्सर फ़ोटो लगाता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, या लास्ट में देख लिया करो। बहुत सारी चीज़ें जिनके वीडियो नहीं बन पाए पर जिनका मैंने किस्सों का जिक्र किया, पर वो फ़ोटो में मौजूद होते हैं। उस बीच में जैसे मैं जगह जगह रुक जाता था, थकता था, तो कहीं पर कोई जगह रुक गया, वहाँ पर कोई मिले। वो जो आप देख रहे हो ये भाई साहब जो है, ये आई थिंक इस्कॉन या स्वामी नारायण संस्था से इंडिया में जुड़े हुए थे। तो इनके साथ बैठा मैं वहाँ पे, काफ़ी देर इनसे मेरी बातचीत हुई, और बहुत ही यूनिक सफ़र था ये। चितवन का जंगल जो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था पर प्रॉपर ढंग से नहीं दिखा पाया था, आप इसमें देखोगे मतलब आप सोचोगे आपको कई किलोमीटर चलना है, दोनों तरफ घना जंगल है, भालू भाग जो होते हैं और बारहसिंगा और ये सब जानवरों का खतरा है। और आपको बस सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों तो नहीं कहूँगा क्योंकि सैकड़ों वाला जो वर्ड है वो आएगा K2 के दौरान, कश्मीर टू कन्याकुमारी के दौरान। इसमें मतलब आपको कई किलोमीटर बस जंगल में चलते रहना है। और आपने देखा ये हाईवे ऐसे है कि यहाँ से एक ट्रक गुजरने के बाद दूसरा ट्रक भी आधे आधे घंटे बाद गुजरता है, कोई ट्रक या बाइक वगैरह। मतलब ऐसा नहीं कि, क्योंकि आबादी भी कम है और ये रूट भी मतलब वो है थोड़ा, तो बहुत कम लोग गुजरते हैं उस हाईवे से। मतलब कोई लोकल गाँव वाले गुजर गए तो गुजर गए, तो वरना नहीं। तो फिर इसमें आपने एक जगह देखा होगा कि मैं एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हूँ अंधेरे में। हुआ ये था कि नारायणगढ़ से मुझे बुटवल पहुंचना था। बुटवल समझ लो कि इंडिया बॉर्डर से कुछ 40-50 किलोमीटर पहले एक बड़ी सिटी है। उसके बाद सीधा फिर इंडिया का बॉर्डर आ जाएगा, सुनोनी बॉर्डर। सीधा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। बुटवल से सीधा आप सोनौली बॉर्डर पहुंचोगे। तो नारायणगढ़ से बुटवल के बीच में एक पहाड़ आता है, उसको क्रॉस करना था, धूनी से बर्द घाट। तो वो पहाड़ को जब मैं शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और मैं डरा हुआ था क्योंकि सबने बोला था कि ये पहाड़ जो है छोटा सा ही पहाड़ है पर खड़ी चढ़ाई है उसकी। और उस कमाल की बात क्या थी कि किलोमीटर वाइज ज़्यादा नहीं था, वो रोड टूटा हुआ था और लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। किसी भी पूरे नेपाल के किसी भी हाईवे पे कोई लाइट नहीं मिली मुझे। तो मेरे ना पैर में क्रैम्प बोलते ना, क्रैम्प क्या वो आ जाता है जो जांघ के बैक साइड में क्रैम्प आ जाता है, मतलब आप फिर चल नहीं पाते हो। उसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना होता है, थोड़ी मालिश की ज़रूरत होती है। वो मैं घबराहट में ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा रहा था और मैं पैदल पहाड़ को पार नहीं करना चाह रहा था। मतलब एक पहाड़ था कि आपने एक पहाड़ को पार किया तो आप बुटवल सिटी में आ जाओगे, बर्दघाट आ जाओगे। बर्दघाट के बाद बुटवल है, तो बर्दघाट के बाद तो फ्लैट रोड है बुटवल तक का। पर ये बीच में एक, ये समझ लो नेपाल की आखिरी पहाड़ी थी। तो मैं नारायणगढ़ से चला हुआ था, चितवन जंगल वगैरह पर थक चुका था, अंधेरा हो चुका था। बल्कि बिल्कुल जब वो पहाड़ी से पहले अच्छा कोई जगह भी ऐसी नहीं मिली कि मैं वहाँ नाइट स्टे कर लूँ। तो मैंने सोचा कि अब अगला स्टे तो बुटवल में ही करना है। तो बुटवल मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जल्द से जल्द इंडिया में एंटर करूँ। और अगले दिन 15 अगस्त था, जैसे सेम आज की डेट जो थी। तो मैंने कहा कि यार 15 अगस्त के दिन इंडिया में एंटर करना है, ये मेरी एक ख्वाहिश भी थी। तो बड़ा और अभी तक साइकिल पर इंडिया का फ्लैग नहीं लगा हुआ था, अभी तक सिर्फ नेपाल का ही फ्लैग लगा था। और बल्कि फ्लैग भी अब ये नारायणगढ़ से पहले ही जस्ट फ्लैग कहीं गिर गया था नारायणगढ़ और यहाँ के बीच में। वो फ्लैग आपने कई फ़ोटो में देखा होगा, मैंने ऐसे लगाया हुआ है लंबाई में ताकि कोई ट्रक वगैरह जो है वो टच करके ना जाए, या वो एक लोहे की तार पर लगा हुआ है तो टच भी करे तो वो हिले मतलब टूटे ना। तो हाँ वो फ्लैग, सॉरी अभी तक था फ्लैग, वो फ्लैग उसी ट्रैक्टर में ही रह गया, मतलब निकल गया जैसे साइकिल लेटा के रखी थी। तो
तो जस्ट उस पहाड़ी से जस्ट पहले मैं एक जगह पे रुका, वहाँ काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, फ़ोटो वगैरह लेने लगी और काफ़ी वहाँ पर मतलब एक पुलिस वाला भी आया, उसने भी मेरे से काफ़ी देर बात करी। फिर जस्ट उसके बाद फिर मैंने साइकिल चलाई। रोड बड़ा टूटा हुआ आ गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोड टूटे, गड्ढे पत्थर पड़े हुए हैं। तो अच्छा, इस बीच में ना एक जस्ट थोड़ा सा पहले एक जगह पर मैं दोपहर को 4 बजे के आसपास एक छोटी सी जगह आई जहाँ पर मैंने रुका, और वहाँ पर एक छोटा सा किसी ने अपने घर के बाहर एक दुकान में चाउमीन वगैरह की दुकान खोली हुई थी। वहाँ पर बैठ के मैंने चाउमीन खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया, एक बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा था। वो एक लड़की थी, उसी ने बना के दी थी। फिर वो लड़की का बाद में भाई भी आया, और कमाल की बात है कि अगर उसकी फ़ोटो मिली तो मैं इसमें या आगे कहीं दिखाऊँगा। वो आज भी मेरे फेसबुक फ्रेंड में है वो लड़का। और एक दिन मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा आपको मालूम है मैं कौन हूँ? कह रहा हाँ मुझे मालूम है, आप मेरे पास आए थे और मैंने चाउमीन खाई थी, आपने, मेरी सिस्टर ने चाउमीन बना के दी थी आपको। तो बड़ा अच्छा लगता है वो। तो वहाँ पर मुझे कुछ इंडियंस मिले जस्ट पहाड़ी से पहले। मैं किसी ऐसी जगह पे रुका, उन्होंने मुझे पानी की बोतल वगैरह ले करके दी और काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा अब आप इंडिया के बिल्कुल पास में ही हो। पर क्योंकि वो I-20, उनके पास एक गाड़ी थी I-20, मुझे याद है, वो नई नई गाड़ी थी, तो जो होता है ना कि चलो कहीं घूम के आते, तो वो ग्रुप था। तो उन्होंने बोला अरे आप तो अब इंडिया के पास में ही हो बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा अरे यार हम सॉरी यार, हम तो गाड़ी से आए हैं, तो हमें तो 2 घंटे लगे हैं, आपको तो मतलब 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो 2-3 घंटे गाड़ी के, और वो टूटा हुआ रोड और पहाड़ को पार करना। तो फिर जैसे ही मैंने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया, अंधेरा होना शुरू हो गया, रोड टूटा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा था। वो पहाड़ी के टॉप पे ना हिल स्टेशन है, मतलब वो पहाड़ी के टॉप पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कुछ रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं, वहाँ से पूरा व्यू दिखता है, और टेम्परेचर भी वहाँ पर थोड़ा ठंडा हो जाता है, बारिश वाला मौसम है वो पहाड़ी के टॉप पर, मतलब मौसम ठंडा हो जाता है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, 6-7 किलोमीटर चढ़ना था उसके ऊपर, 8 किलोमीटर के करीब। तो वहाँ पर मुझे क्रैम्प आ गया। मैंने कहा यार अब मैं वापस जाता हूँ तो वापस नज़दीक है, पर रुकने की जगह नहीं है, फिर किसी ऐसी होटल ढाबे में रुकना पड़ेगा, मतलब किसी से बोल के जगह, और फिर मैं पीछे हो जाऊँगा एक दिन और। मैंने कहा आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ना मतलब क्रैम्प था, दर्द हो रही थी, चलूँ कैसे मैं आगे? तो तभी एक ट्रैक्टर वाला आया और मैंने बड़े शर्म आते, उसने पूछा क्या प्रॉब्लम है? मैंने, वो इंडियन ही था, पर वो वही जैसे होते हैं ना इंडियन होते हैं तो वो नेपाल में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, वो नेपाली ही था, क्योंकि ना बॉर्डर इलाके में ना आप पता नहीं लगा सकते कि ये नेपाली है या इंडियन है, मतलब बिल्कुल एक जैसा सिमिलर कल्चर होता है। तो उसने बोला मैं एक बार दिल्ली भी आया था, ऐसा कुछ बात हुई मेरी उससे उस ट्रैक्टर के दौरान। तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा यार वो मेरे से चला नहीं जा रहा है, और उसको लगा शायद रोड टूटा है, ऊंचाई इस वजह। मैं कहा नहीं, मेरे पैर में भी क्रैम्प आ गया है, तो मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो उसने कहा कि भी वो उतरा, उसने उतरते ही मेरी साइकिल उठाई और सीधा ट्रॉली में डाली और कह रहा आप बैठ जाओ। तो वो जो 5-6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का जो सफ़र है पहाड़ी पे, मतलब मैं 20% ही चढ़ाऊँगा, उसके बाद जो टॉप पे जाना और टॉप से नीचे उतरने तक का जो सफ़र है सिटी तक आने का, वो उसने मुझे उस ट्रैक्टर से पार करवाया। वो 8 किलोमीटर मैंने उस ट्रैक्टर से पार किए, और उसके बाद मैंने फिर उसके बाद धीरे धीरे साइकिल चलाई, बुटवल पहुंचा, और बुटवल पहुंच के मतलब फ्लैट एरिया में फिर भी आप पेन के साथ साइकिल चला सकते हो। तो फिर बुटवल में मैंने एक होटल लिया ऑन रोड ही, उस होटल में मैं रात रुका। तो सबसे पहले मेरा काम होता था नहाना, अपने कपड़े धोना, ताकि अगले दिन फिर, तब तक स्किन बर्न बहुत बढ़ चुका था। अब असली कहानी स्किन बर्न की शुरू होगी, जो आपको डे 5 के जितने वीडियोस मुझे मिलते हैं मैं उसमें बताऊंगा। और तो ये था आज का चौथा दिन, कि जिसमें चितवन का घना जंगल पार किया आज भी। वो जो कल देखा था आपने वो नारायण घाट से पहले का था, ये नारायण घाट के बाद का है। तो काफ़ी घना जंगल पार किया मैंने आज, और कई लोगों से मुलाकात हुई। वो फिर ठीक था आज का सफ़र। तो अच्छा, जो मेन जो किस्से हैं वो इंडिया में एंटर होने के बाद, मतलब अब शायद आज चौथा दिन है, 5वें-6ठे दिन के बाद में अब किस्से शुरू होंगे, जो मतलब जो चीज़ें सुनाई जाए, जिससे सबक सीखा जाए, जिससे सुनाया जाए कि मैं क्यों बॉर्डर से, अब बुटवल से बॉर्डर जाना था, बॉर्डर से इंडिया में एंटर करना था, तो वो क्यों मैं वापस आ गया उल्टा 35 किलोमीटर, सब मैं आपको बताऊँगा। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।